वेरिएंस। अब हम यही 3 फॉर्मूलाज करेंगे एबनॉर्मल केस में। एबनॉर्मल केस के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं उनमें क्या चेंज आएगा, उसके लिए सबसे पहले हमने जो लॉजिक लगाया था वो क्या था कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो एक्चुअल आउटपुट के बराबर जब नहीं होगी तो वो हमारा क्या कंसीडर होगा, एबनॉर्मल केस। नॉर्मल केस में हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला किया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमने लिखा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आई होप यहां तक आपको क्लियर है अच्छे से। इस केस में हमने ये बोला था कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो एक्चुअल आउटपुट के बराबर होती है, तभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट कितनी जो है वो कितने यूनिट्स की है। अब अगर मान लो हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले लिया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें दी हुई है 60 और 40 ए और बी की इन केजेस, ठीक है, तो ये कितना हो गया 100। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दिया हुआ था 4 रुपीज एंड 3 रुपीज पर केजी। एक्चुअल क्वांटिटी हमने ली थी 50 और 60, दैट वाज 110, और एक्चुअल प्राइस हमने लिया था 4.5 रुपीज एंड 4 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉस में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, आई एम टेकिंग इट 20, तो मेरी स्टैंडर्ड आउटपुट आ गई 80। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अगेन 20 और मेरी एक्चुअल आउटपुट कितनी आ रही है 90, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमारी आउटपुट दोनों केसेस में 90 थी, ठीक है। अब दोनों केसेस में जब 90 थी तो मैंने जब स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली 60 इंटू 4 दैट वाज 240 एंड 40 इंटू 3 दैट वाज 120, कितनी आई थी मेरे पास 360। एक्चुअल कॉस्ट मैंने निकाली एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस करके, तो कितनी आई थी मेरे पास 225, 15 to 4.5 and 16 to 4, 240, that means it is 465। ये मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट आई थी। वहां पर मैंने सीधा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज 360 माइनस 465, और 105 मेरा एडवर्स आ गया था। क्यों? क्योंकि ये 360 जो कॉस्ट थी ये भी 90 यूनिट्स की थी और 465 कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की थी 90। तो आई कैन कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ 90 विद द एक्चुअल ऑफ 90। बट अब इस केस में मेरे पास ये 90 नहीं है 80 है, ये 90 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ये स्टैंडर्ड है 360 ये तो है 80 यूनिट्स का और जो मेरा एक्चुअल है वो है 90 यूनिट्स का। क्या ये कंपेरेबल है? क्या मैं 80 यूनिट्स के स्टैंडर्ड को 90 यूनिट्स के एक्चुअल से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकती। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो 360 रुपए मेरे आए थे इसको मैंने चेंज किया कि 360 जो है वो कॉस्ट थी 80 यूनिट्स की, मेरे को चाहिए कि 90 के अगर मैं निकालती तो कितना स्टैंडर्ड फिक्स करती, माइनस 465, ये तो है ही एक्चुअल का। तो अब जो मेरा वेरिएंस आएगा वो एग्जैक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा इन एबनॉर्मल केस। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 90, ये आ गया 405 माइनस 465, तो इसको मैंने माइनस कर दिया, अब ये मेरे पास आ गया 60 एडवर्स। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला क्या बना, मेरा फॉर्मूला बना स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट तो ली है 360 तो ली है, लेकिन 360 80 की थी, मुझे चाहिए कि ये 90 होता तो ये कितनी होती। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मुझे किसके लिए चाहिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए, माइनस एक्चुअल कॉस्ट वो तो है ही एक्चुअल आउटपुट के लिए, इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। तो मेरा फॉर्मूला निकल के आया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट।
Now the next variance is material price variance. Material price variance में हमने फॉर्मूला लगाया था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि हम डिफरेंस किसका देख रहे हैं, प्राइस का, और हम क्वांटिटी कौन सी फिक्स कर रहे हैं, एक्चुअल, क्योंकि प्राइस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस के लिए क्या चेक करना होता है कि हमने जो एक्चुअल में खरीदा उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो यहाँ जब हम कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज ही नहीं कर रहे हैं तो किसी रिवीजन का मतलब भी नहीं बनता। दैट मीन्स everything which we are using for actual output. So हमें यहाँ कुछ रिवीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला वही रहेगा जो हमारा नॉर्मल केस में था। तो हम उसी फॉर्मूला से निकालेंगे। ए के लिए 4 minus 4.5, actual quantity is 50, that comes 25 adverse, और बी के लिए हमारे पास है 3 minus 4, और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है 60, दैट इज 60 एडवर्स। सो दैट मींस टोटल हमारे पास कितना प्राइस वेरिएंस आ गया 85 एडवर्स। इसमें और पुराने केस में, नॉर्मल केस में कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज वी आर यूजिंग द एक्चुअल क्वांटिटी। जब हम एक्चुअल की बात करते हैं तो हमें कुछ भी रिवीजन नहीं करनी है। अब तीसरा केस आता है दैट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब आप देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कितनी यूज कर रहे हैं, हम ए की यूज कर रहे हैं 60, बी की यूज कर रहे हैं 40, लेकिन लॉस के बाद हमारी आउटपुट कितनी आ रही है 80। एक्चुअल हमने सोचा तो था कि 60 यूज करेंगे, लेकिन हमने यूज कितनी की 50, और यहाँ पर हमने 40 सोचा था, यूज कितनी करी 60। इसका मतलब हमें टोटल कितना यूज करना पड़ा 110, लॉस कितना हुआ 20, तब हमारी आउटपुट कितनी निकल के आई 90। अब हम यहाँ पर जो मिक्सचर कर रहे हैं वो तो है 90 के आउटपुट के लिए, और यहाँ जो मिक्सचर कर रहे हैं वो कितने के आउटपुट के लिए है 80 के आउटपुट के लिए। अगेन इट इज नॉट कंपेरेबल। तो जब क्वांटिटी की बात आ गई और जहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई वहां पर फिर हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब अगर यहां पर मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 थी ए के लिए, तो ये मैंने 80 यूनिट्स के आउटपुट के लिए यूज की थी, जबकि एक्चुअल आउटपुट मेरी हुई है 90, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कितनी यूज की है 50 फॉर द सेम आउटपुट ऑफ 90। तो इसको तो मुझे एज इट इज ही लिखना है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस मेरा कितना था 4। यहां से जो मेरा निकलेगा वो मेरा होगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस फॉर ए। सो लेट अस सी कितना निकलता है ये 60 डिवाइडेड बाय 80 इनटू 90, दैट कम्स टू 67.5 माइनस 50 17.5 इनटू 4, तो दैट कम्स टू 70। अब ये मेरे पास आ गया यहाँ पर 70 फेवरेबल। सिमिलरली आई हैव टू कैलकुलेट फॉर बी। बी का मैं यूज कर रही हूं 40। अब 40 यूनिट्स मैंने यूज किए हैं 80 की आउटपुट के लिए, जबकि एक्चुअल आउटपुट मेरी कितनी हुई है 90, माइनस मैंने कितना किया जितना मैंने एक्चुअल यूज किया 90 के आउटपुट के लिए, दैट वाज 60, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस मेरे पास था 3। तो 40 अपॉन 80 इनटू 90 कितना हो गया 45। 45 माइनस 60 हो गया कितना 15, और 15 इंटू 3 हो गया 45 एडवर्स। तो 70 माइनस 45, नेट रिजल्ट मेरे पास आया 25 फेवरेबल। अब जो हमने इन तीनों को चेक करने के लिए फॉर्मूला बनाया था वो था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस कितना था मेरा, कितना निकल के आया था, यहां हमने निकाला, इट वाज 60 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस मेरे पास है 85 एडवर्स, और यूजेज वेरिएंस मेरे पास है 25 फेवरेबल। तो 85 एडवर्स में से 25 फेवरेबल निकल गया, तो ये भी मेरे पास कितना आ गया 60 एडवर्स, विच इज इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस टोटल। सो ये हमारा था एबनॉर्मल केस। तो इसको एक बार डिफरेंस को समझने के लिए हम एक चीज
इसको कंपैरेटिव बना के देखते हैं सो दैट वी गेट टू नो कि हमने जो फॉर्मूलाज 3 समझे हैं अभी उनमें एक्चुअल क्या डिफरेंस है। सो लेट अस सी द कंपैरेटिव फॉर्मूलाज कि हमने सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला कौन से केस में, नॉर्मल केस में, और हमने फॉर्मूला लिया इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और हमने यही सेम जब एबनॉर्मल केस में निकाला तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया इसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देन वी कैलकुलेटेड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ पर भी सेम हमने निकाला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। देन वी यूज्ड मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जिसमें हमने क्वांटिटी यूजेज का डिफरेंस देखा प्राइस को स्टेबल करते हुए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और यहाँ हमने वही फॉर्मूला बना दिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा जहां भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज हो रही है वहां हमने उसको रिवाइज किया है। जैसे कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज हो रही है, वी रिवाइज्ड इट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में कहीं भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज नहीं हो रही, हमने यूज ही एक्चुअल किया है तो कुछ भी रिवाइज की जरूरत नहीं थी, इसलिए फॉर्मूला हमने सेम रखा। यूजेज वेरिएंस में फिर से हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस रखा है, तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ा, किस लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो ये क्यों करना पड़ता है, जब स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के बराबर नहीं होती, जब होती है तो नॉर्मल, और जब नहीं होती है तो ये वाला फॉर्मूला करेंगे। गॉट इट? Let us see it with the help of an example. You are given with standard data क्या given है आपको, it is given for 80 kg of finished product 100 kg of material is required, यानी कि अगर हमें आउटपुट स्टैंडर्ड कितनी बनानी है 80 kg, तो हमें मटेरियल कितना चाहिए 100 kg चाहिए, ठीक है। प्राइस हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 0.80 पर केजी। एक्चुअल डेटा हमें दिया हुआ है कि एक्चुअल आउटपुट जो हुई आपकी वो हुई 1,65,000 केजीज, और एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूज की वो थी 2 लाख केजीज, और एक्चुअल कॉस्ट हमें गिवन है 1,70,000. So from here we can calculate actual price, और actual price हमारा कैसे आ जाएगा, actual cost को जब हम actual quantity से divide कर देंगे तो we will get कि हमारा rate क्या था, तो that is 0.85 per kg, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम अगर ध्यान से देखें कि हमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है वो तो 80 kg के लिए दे रखी है, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है वो 2 लाख केजीज 165 केजी के लिए दे रखी है। तो आउटपुट सेम नहीं है तो एबनॉर्मल केस होना चाहिए। वी कैन कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल केस ऑल्सो। हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड दिया ही नहीं हुआ हमें एग्जैक्ट एज पर एक्चुअल डाटा, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्या थी 80 केजी, फॉर 80 केजी आउटपुट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड is 100 kg. For 1 kg output, raw material required is 100 upon 80 kgs. अब इसको एक्चुअल के हिसाब से ले लो। For 1,65,000 kg of output, raw material required is 100 upon 80 into 1,65,000. तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आ गया कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, दैट इज
2,06,250 kgs। तो अब आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 2,06,250 kgs। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है आपके पास 0.80। एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास गिवन है 2 लाख kgs। एक्चुअल प्राइस आपके पास है 0.85 और दोनों ही केसेस में हमारी जो आउटपुट है वो भी हमने स्टैंडर्ड आउटपुट 80 kg के लिए दिया हुआ था, हमने कितने के लिए निकाल ली 1,65,000 के लिए। एक्चुअल भी हमारी कितनी है 1,65,000। तो ये नॉर्मल केस हो गया। नॉर्मल केस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप निकालोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी 2,06,250 into 0.80 standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price that is 0.85। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5,000 rupees adverse। Then you will calculate material price variance standard price minus actual price into actual quantity। तो प्राइस मेरे पास था स्टैंडर्ड 0.80, एक्चुअल प्राइस है 0.85 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 2 लाख। तो 0.80 माइनस 0.85 इंटू 2 लाख की क्वांटिटी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10,000 एडवर्स। अब तीसरा मुझे निकालना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे पास है 2,06,250 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 2 लाख इनटू स्टैंडर्ड प्राइस मेरे पास कितना है 0.80। ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 5,000 फेवरेबल। अब जब मैं इसको टैली करूंगी तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मेरा बराबर आना चाहिए मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेज। कॉस्ट वेरिएंस का मेरा आ रहा था डिफरेंस 5,000 एडवर्स। प्राइस की वजह से जो डिफरेंस मिला है मुझे वो है 10,000 एडवर्स और यूजेज की वजह से जो मुझे डिफरेंस मिला है वो है 5,000 फेवरेबल। तो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विद 5,000 एडवर्स। हाँ जी, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फॉर्मूलाज।